हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो, आज इस चैप्टर का मेरे बच्चे हमें एंड करना है, डिसोल्यूशन। आज हम सारे थ्योरी पे जो कुछ न्यूमेरिकल्स बच गए हम सब पे चर्चा करेंगे आपके साथ, और चैप्टर को प्रॉपर तरीके से एंड करेंगे। एक चीज़ आपको इंश्योर कर दूं, हम लोग क्लास में जितना पढ़ रहे हैं उनके सिवाय कुछ भी नहीं पढ़ना आपको एक्स्ट्रा। कोई भी क्वेश्चन इससे हट के नहीं आएगा, विश्वास कीजिए आप। देखो, पहले एक चीज़ बता दूं, मैं पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था 30 नंबर, और 30 में मैंने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बना के दिखाया था। ठीक है ना? ये 100% सही है मेरे बच्चे, 100% सही है। लेकिन अगर आज जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो जब वो क्वेश्चन कराऊंगा तो आप मेरे साथ झगड़ा कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में आपने ऐसे किया और उन क्वेश्चन में अलग तरीके से आप बना रहे हो कैपिटल अकाउंट। सर हमें ठीक नहीं लग रहा। मेरे बच्चे, इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। बिलीव कीजिए, आंसर बिल्कुल सही है। अगर हम एग्ज़ाम में ऐसे करते हैं तो मार्क्स भी नहीं कटना, बिल्कुल सही। लेकिन आप मुझसे झगड़ा ना करो, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक दूसरे तरीके से बना देता हूँ। मैं आपको दे रहा हूँ इसका ऑल्टरनेटिव। सर हम भी बना ले? हाँ बच्चे, आप बना लो। आप एक काम करना, जहाँ पे 30 नंबर का एंड हुआ था ना, उसके बाद ही आप बना लो ऑल्टरनेटिव आपका टू बी फॉलोड। टू बी फॉलोड जो आपको फॉलो करना है इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में जो काम करना है सर वो क्या है? कुछ नहीं, आप एक काम करो, रेडी करो मेरे साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो हम क्या करेंगे, कभी कभी होता है कोई बदमाश टीचर अगर है तो हो सकता है कि इसमें आधे एक नंबर आपसे काट ले, और मैं नहीं चाहता कि कोई आपका आधा नंबर भी काटे। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, ये आपको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए, आपका ए और बी यहाँ पे दो पार्टनर्स है। ध्यान दो, मैं क्या करूँगा, 1 अप्रैल को जो कैपिटल बता रहा है यहाँ लिखो आप 1 अप्रैल 2010 को बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी ए का कैपिटल कहता है कि 60,000 का अमाउंट है, और बी का कैपिटल कहता है कि 40,000 का अमाउंट है। मेरे बच्चे, ये आपका यहाँ पे 1 अप्रैल का हो गया। आपने एक साल में प्रॉफिट कमाया, तो आप एक काम कीजिए, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप इस 50 को डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी कि 30,000 20,000। आप देखो जरा, यहाँ भी हमने वो काम किया था। तो फिर सर नया किया है? कुछ भी नया नहीं बच्चे। अब लिखो यहाँ पे ड्राइंग्स आपका हुआ है ना, तो आप यहाँ लिखो 2 ड्राइंग्स। जरा बताओ, ड्राइंग्स कितना आपका? पहले वर्ष में 8,000, दूसरे वर्ष में 8,000। पहले वर्ष में और भी कुछ हुआ क्या? नहीं सर। तो बस आप एक काम करना, 31 मार्च 2011 को आप यहीं पे पहले निकालो इसका टू बैलेंस सीडी। आप बताइए, 90 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 82,000। और आप जरा बताओ 60 माइनस 8 कितना हो जाएगा? तो 52,000। ये हमने क्या किया, पहले साल के एंड में हमने क्लोज कर दिया। एक्चुअली हमने यहाँ पे दोनों साल का इकट्ठा बना लिया था, बस आपके छोटे छोटे बच्चे हो इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि अलग अलग करके दिखा देता हूँ, जैसा आपका बुक फॉलो करता है। तो बाई बैलेंस बीडी यहाँ पे आ गया 82,000 और यहाँ पे आ गया 52,000, है ना? ये सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग का आपका बैलेंस हो गया मेरे बच्चे। फिर सेकेंड ईयर में आपको लॉस हुआ है, तो आप यहाँ बोलिए टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। 20,000 का अमाउंट था, 12,000 और यहाँ पे आपका 8,000। उसी तरीके से ड्राइंग्स फिर से आपने किया है साल के अंदर, तो आपने क्या करना है, ड्राइंग्स आपका ए का 8,000 और बी का 8,000 आपने रिकॉर्ड किया। तो मेरे बच्चे 31 मार्च 2012 को टू बैलेंस सीडी जरा बताओ, 82 माइनस 20 कितना हो गया आपको यहाँ पे? 62,000। और 52 माइनस 16 यहाँ पे कितना हो गया? 36,000। तो ये हमारा काम यहाँ पे पूरा होगा। देखो, ये वही अमाउंट निकल के आ रहा है जो अमाउंट आपका यहाँ निकल के आया था, बट कोई बात नहीं, आप इस तरीके से कर लो। मेन रीज़न मेरा ये है कि मेरे बच्चे आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके दिमाग में कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने ये काम किया। मैं पिछले ही क्लास की बातों को आगे बढ़ाता हूँ और मैं 30 के आगे के क्वेश्चन को कराता हूँ, यानी कि 31 क्वेश्चन पे आप आइए। आज जरा देखते हैं, आज हमें इस चैप्टर को एंड करना है मेरे बच्चे। पूरे थ्योरी न्यूमेरिकल्स जो भी आपके हैं
या जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सब का डिस्कशन ख़त्म करके आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। अब अगले चैप्टर में भी तो हमें एंट्री करना है। तो आप आइए जरा 31 यहाँ लिखेंगे, आप सोल्यूशन कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 31 का। पढ़ो ना क्या बता रहा है, पढ़ो जरा। यहाँ पे पढ़ेंगे आप, PQR कमेंट्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2005 विथ कैपिटल ऑफ 2, 2 and 1। यहाँ भी मेरे बच्चे वैसी कहानी है। कहता है कि 1 अप्रैल 2005 को आपने यहाँ पे बिजनेस कमेंस किया, मतलब बिजनेस शुरू किया। क्या क्या नाम है पार्टनर्स का? PQR। PQR जरा बताओ, ये जो बिजनेस आपने शुरू किया कितने कितने के साथ? 2 to 1 लाख, 2 लाख के साथ आप, 2 लाख के साथ आप, 1 लाख के साथ आपने शुरू किया। फिर कहता है प्रॉफिट रेशियो 433 का है। कैपिटल कैरिड इंटरेस्ट 5%, मतलब पार्टनरशिप डीड में मेरे बच्चे यहाँ पे एग्रीमेंट है कि पार्टनर्स को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ड्यूरिंग 2005 फर्म ने, माफ़ कीजिए 1 जनवरी है मेरे बच्चे, ये 1 जनवरी आपका, 1 जनवरी। फिर कहता है आपका यहाँ पे 2005 में कंपनी को लॉस हुआ है 1,50,000 का। 2005 में, ये एक ही साल की कहानी यहाँ पे, यानी कि 31 दिसंबर 2005। कहता है कि इस एक साल में कंपनी को प्रॉफिट नहीं लॉस हो गया। एंड लॉस कंपनी को कितने का आपका हुआ यहाँ पे? 1,50,000 का, 1,50,000। यही नहीं है मेरे बच्चे, कहता है कि आपका यहाँ पे ड्राइंग्स भी है। ईच पार्टनर आपका 20-20-20, यानी कि इन लोगों ने ड्राइंग्स भी किया है। ड्राइंग्स P, Q और R ने, कहता है कि 8 कितना है, 10,000 ईच है ना, कि 8,000 ईच है, 20,000 सर, कोई सही नहीं आपका, 20,000 ईच। तीनों ने इतना इतना पैसा विड्रॉ किया है। फिर इसके बाद कहता है कि आपका कि 31 दिसंबर 2005 को पार्टनर्स अग्री टू डिजोल्व एज द बिजनेस वॉज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल। और क्रेडिटर्स कहता है कि आज यहाँ पे आपका 40,000 का अमाउंट है। तो क्रेडिटर्स कहते हैं कि यहाँ पे आपके 40,000 के हैं। फिर कहता है मेरे बच्चे एसेट्स रियलाइज्ड, ये देखो आपके एसेट्स यहाँ पे कितने के हैं वो नहीं बता रहा है, लेकिन ये रियलाइज्ड वैल्यू बता रहा है कि बिका कितने पे है जी। तो आपका 3,20,000। मैं इसको पूरा क्वेश्चन नहीं करूँगा, बस मैं यहाँ का कैपिटल आपको निकाल के बैलेंस शीट दिखा दूंगा। मेरे बच्चे एक्सपेंसेज आपको जो यहाँ पे हुए हैं वो कहता है कि 7,000 है ऑन रियलाइजेशन। यहाँ पे बोलता है कि बनाओ अकाउंट। मेरे बच्चे मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा। मेरा काम सिर्फ यहाँ तक का बैलेंस शीट बना के आपको दिखा देना, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और इसके लिए हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए हम यहाँ पे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखते हैं क्या निकल के आता है मेरे बच्चे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर 2005 का। तो ये रहा हमारा आपका पार्टनर्स का, 3 पार्टनर्स हैं, 3 कॉलम रेडी कर लीजिए आप यहाँ पे। ये रहा हमारा 3 कॉलम, एक का नाम P है, Q और तीसरा R। ये P, Q और R मेरे बच्चे। देखो बिजनेस यहाँ कमेंस्ड हुआ है, तो बाई बैलेंस बीडी नहीं, हम बाई कैश यहाँ बोल देंगे। ये 2 लाख। अगर पिछले साल से बिजनेस आता तो बाई बैलेंस बीडी ठीक है, अगर इस साल ही स्टार्ट किया तो इस साल ही पैसा आया होगा। फिर आपको 150 का लॉस हो गया, लॉस कैपिटल से माइनस हो जाएगा टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। 150 का अमाउंट, रेशियो क्या है? 433। तो मेरे बच्चे 1,50,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 यानी कि 60,000, 45,000 और यहाँ पे आपका 45,000, ये हो गया। ठीक है जी। ड्राइंग्स हुआ है, तो आप एक काम कीजिए, ड्राइंग्स जो है वो भी आप यहाँ पे माइनस कर दो तीनों का, पहले का 20, दूसरे का भी 20 और तीसरे का भी 20,000 आपका। ये भी हो गया मेरे बच्चे, ये भी हो गया, बस काम खत्म हो गया। फिर आप यहाँ करेंगे 2 बैलेंस CD। 2 बैलेंस CD 2 लाख में 80 गया, यहाँ कितना बच गया? 120,000। 2 लाख में 65 गया, तो जरा बताओ 2 लाख में अगर हम माइनस करते हैं 65,000 तो कितना बचता है? 1,35,000। और 1 लाख में 65 गया तो कितना बच गया आपका यहाँ पे? 35,000। लीजिए ये काम पूरा हो गया। अरे सर 1 मिनट, अरे सर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था 5% के हिसाब से। मेरे बच्चे आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और मैं देता भी मेरे बच्चे, लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉफिट होता तो
मैंने फंडामेंटल में आपको पढ़ाया है कि अगर लॉस ना होके अगर प्रॉफिट होता, यानी कि इन केस ऑफ प्रॉफिट अगर बिजनेस को होता है तब इंटरेस्ट दिया जाता है, अगर लॉस हुआ तो कोई भी इंटरेस्ट देने की बात नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में नहीं दिया। सर एग्जाम में नोट लिखना पड़ेगा? कुछ नहीं मेरे बच्चे, कोई नोट नहीं, एग्जामिनर को पता है। तो आपका ये आ गया कैपिटल का अमाउंट आपका। बस आप बनाओ ना यहाँ पे मेमोरेंडम बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2005, और यहाँ पे बैलेंस पता करके फिर क्वेश्चन को प्रोसीड कर लो। तो जरा बताओ यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, क्रेडिटर्स बताए जा रहे हैं। क्रेडिटर्स कितना आपका है, 40,000 का अमाउंट। और क्या है जी, तो कैपिटल अकाउंट। आप देखो कैपिटल अकाउंट एक PQR का, PQ&R, P का 1,20,000 है, इनका 135 है, और इनका कहता है कि 35,000 आपका है। ये भी हो गया। तो क्रेडिटर्स भी यहाँ पे चले गए, आपका कैपिटल अकाउंट भी चला गया यहाँ पे आपका। अब तो कुछ है नहीं, कैश तो बता नहीं रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा आपका एसेट्स हो जाएगा। तो ज़रा बताओ कितना हो गया, 40,000 ये प्लस 1,20,000 प्लस 135,000 एंड प्लस 35,000। मेरे बच्चे अमाउंट आपका 3,30,000 का अमाउंट हो गया, दोनों से टैली कर जाएगा। हो गई बात खत्म हो गई। आप समझ लो मेरी बात। यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो कैपिटल आपको एक साल पहले का बता रहा था, तो हमने पहले कैपिटल पता किया, उसको यहाँ लिखा। क्रेडिटर्स बता रहा, कैश के बारे में नहीं बता रहा तो नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पे नहीं दिया। लिख लो अपने लिए नोट लिख दो यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप चाहो तो एग्जाम में लिख सकते हो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हैज नॉट बीन कंसिडर्ड because firm has incurred loss, full stop, and लिखना in case of loss no interest is allowed, मेरे बच्चे। लॉस अगर फर्म को होता है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता। हाँ, अगर प्रॉफिट हुआ रहता तो इंटरेस्ट अलाउ होता। और सिर्फ बताओ ना, अगर इंटरेस्ट अलाउ होता तो क्या करते मेरे बच्चे। पहले आप इसके आगे क्वेश्चन कर जाएंगे, ये आपका प्रैक्टिस है और मैं इसको नहीं करा रहा है। आपका आंसर सही है, ये कैसे पता चलेगा, तो कैश अकाउंट दोनों से टैली कर जाएगा। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद कोई लॉजिक नहीं बनता कराने का। हाँ, जरा आओ ना, आप ये पूछ सकते हो और मैं बताने को तैयार हूँ कि क्यों आखिर क्यों 11-12 क्लास जो मैं चाहूँ तो एक अच्छे प्राइस पे आज तक सेल करता था और चाहूँ तो आगे भी सेल कर सकता हूँ, आखिर क्यों मैंने ज़ीरो कॉस्ट पे यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे इंडिया को प्रोवाइड कराया। मेरे बच्चे एक ही रीज़न है, और रियली में अगर मैं बताऊँ तो उसमें स्वार्थ मेरा है। मैं अपने स्वार्थ की बात कर रहा हूँ। मैं देखा कि जब बच्चे मेरे पास CA CMA CS करने के लिए या BCom भी करने के लिए जब हमारे पास आते हैं तो बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत वीक होता है, और उनके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। अननेसेसरी के डाउट्स आते हैं, डाउट्स पे मतलब कि जहाँ पे मैं थोड़ा मस्ती कर सकता था वहाँ पे आपके डाउट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करने पड़ते हैं। मैं मेरे बच्चे फ्यूचर की मेहनत कम करना चाहता हूँ। जब आप CA CMA CS करने के लिए आप आएंगे मेरे पास, और उस समय जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैं दुनिया को बता सकता हूं कि जितने बच्चों ने मेरे पास ज्वाइन किया उन सबको मैंने पास कराया। और रियली बता रहा हूं, इसमें स्वार्थ सिर्फ और सिर्फ मेरा है कि मैं आपको, जब आप प्रोफेशनल डिग्री में आप आएंगे वहां पे आपका जो डाउट्स आते हैं वो डाउट्स ना आए, आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहे, और जब मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा वहां पे मस्त तरीके से आप एंजॉय करें, दूसरे बच्चों से आप डिफरेंट दिखें, आपके चेहरे पे दिखे कि आप COC के बच्चे हैं। बस यही स्वार्थ है। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तैयारी आज से हम लोग आगे फ्यूचर की करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। जय COC। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
आपको क्वेश्चन नंबर 32 करके दिखा दूं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ भी मैं सिर्फ बैलेंस शीट बनाने तक की बात करूंगा। बैलेंस शीट के बाद का क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला, कुछ भी हो जाए। आपको दंगा करना है दंगा कर लो, अगर आपको क्रांति करना क्रांति कर लो, अगर आपको मुझ पे केस करना केस कर दो, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे इसका मैं बैलेंस शीट तो नहीं, बैलेंस शीट के आगे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस बैलेंस शीट बनाने तक की बातें करूंगा। जो करना है कर लो आप मेरे साथ। आप पढ़ो ना 32 क्या बता रहा है। XYZ कहता है कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2013। फिर से कहता है कि बिजनेस कमेंस हुआ है 1 अप्रैल 2013 को। यहाँ मेरे बच्चे कमेंस्ड हुआ है, मतलब पहले से बिजनेस नहीं आ रहा है, हमने यहाँ पे शुरुआत की है। कहता है कि आपका आज कैपिटल जो था 543 का था XYZ का, तो XYZ जो है आपका 543 लैक्स के साथ इन्होंने बिजनेस शुरू किया। प्रॉफिट लॉसेज वे टू बी शेयर्ड 433। यहाँ भी कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 5%, बट ध्यान रखना इंटरेस्ट हम तब देते हैं अगर हमें प्रॉफिट होता है। और कह रहा है कि 13, 14 एंड 15 दोनों वर्षों में आपको प्रॉफिट हुआ है बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्रॉफिट हुआ है मेरे बच्चे 2 वर्ष, मतलब पहला वर्ष खत्म हो गया आपका यहाँ पे 31 मार्च 2014, इसको हम 13-14 कहेंगे, और दूसरा वर्ष आपका खत्म हो रहा है यहाँ पे 31 मार्च 2015, जिसको हम 14-15 कहेंगे। तो कह रहा है कि इस वर्ष में आपको प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है जी? प्रॉफिट कितना हुआ है? कहता है कि प्रॉफिट जो आपको हुआ है 2 लाख रुपीज़, ठीक है, ये 2 लाख रुपए। और कहता है कि इस वर्ष में जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट कहता है आपका 2,50,000, 2.5 लाख रुपए का अमाउंट। ये भी ठीक है। आगे बढ़ना, कहता है कि ड्राइंग्स ऑफ ईच पार्टनर पर ईयर आपका 50,000 है। ईच पार्टनर पर ईयर मतलब यहाँ भी ड्राइंग्स आपका है और यहाँ भी ड्राइंग्स है। 50,000 कहता है आपका पर पार्टनर, मतलब एक्स का भी, वाई का भी, जेड का भी, और यहाँ भी कहता है कि 50,000 पर पार्टनर आपका ड्राइंग्स हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ना, कहता है कि ऑन 31 मार्च 2015 फर्म वाज डिजॉल्व। मेरे बच्चे यहाँ पे फर्म डिजॉल्व हो गई। तो आज क्या क्या बता रहा हमें यहाँ पे? कहता है क्रेडिटर्स आपका 120 के हैं। क्रेडिटर्स आपका यहाँ पे कितने का बता रहा है? 1,20,000 का। और क्या बता रहा है यहाँ पे? बस कहता है कि भैया फिर एसेट्स रियलाइज्ड, यानी कि एसेट्स आज हमारे हैं कितने के वो नहीं बता रहा है, वो रियलाइज्ड आपको बता रहा है। बिका है, कितने में बिका है जी? 13 लाख रुपीज़। और यहाँ पे क्वेश्चन में कोई एक्सपेंस की भी बात नहीं कर रहा, तो एक्सपेंस नहीं है, बहुत सिंपल है, बस यहाँ तक पहुँचना है, समझ लो। तो जो फंडामेंटल में हमने पढ़ा था ना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे, वही बातें यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपके लिए बनाता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जानना पड़ेगा कि हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना है। कब जी? एज ऑन 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को। और इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे रेडी किया बनाना 2 कॉलम। ये लीजिए, जैसे हमने 30 क्वेश्चन में कराया था वही कराऊंगा यहाँ पे। सॉरी, 3 पार्टनर है, 3 कॉलम स्टार्ट किए जाएंगे। आपका एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड। देखो ना, पहले तो 1 अप्रैल 2013 को बाय कैश अकाउंट आप बिजनेस यहाँ पे लेकर आए हो और स्टार्ट किए थे 5 लाख के साथ, यहाँ पे 4 लाख के साथ, और मेरे बच्चे यहाँ कहता है कि 3 लाख के साथ, ठीक है, ठीक है जी। फिर प्रॉफिट कमाया 2 लाख। ध्यान देना, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कि 5% है पर एनम। माफ कीजिए, जब प्रॉफिट होगा मेरे बच्चे तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक तो बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसी के अंदर में आप दिखाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको फंडामेंटल में समझाया हुआ है कि जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम ये नाम लिखते हैं। इवन क्वेश्चन नंबर 30 जो किया था उसमें भी ये नाम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बताओ 5% इंटरेस्ट इनका 5 लाख पे कितना हो जाएगा? इनका हो गया 25,000, 25,000 रुपये। 4 लाख का 5% 20,000 और 3 लाख का 5% 15,000। तो इतना
आपके 2 लाख का जो प्रॉफिट हुआ था मेरे बच्चे, उसमें इतना तो इंटरेस्ट मिल गया और बाकी जो होगा इनको मिलेगा शेयर इन प्रॉफिट के रेशियो में। तो जरा सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चे आपका टोटल प्रॉफिट 2 लाख का था और 2 लाख में एज इंटरेस्ट आप कितना दे चुके हो, 60,000। अब 60 दे चुके हो तो अभी भी 1,40,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है और ये जो 1,40,000 का प्रॉफिट है वो 433 में डिवाइड होना है। तो 140 को जो 433 में करेंगे, रेशियो आपका 433 का बता रहा दोनों वर्षों में, तो डिवाइड बाई 10 इंटू 4 यानी कि 56,000। यहाँ हो जाएगा आपका 42,000 और यहाँ पे हो जाएगा अगेन 42,000। समझ रहे हो मेरी बात ना? जो प्रॉफिट कमाया था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ड्राइंग्स आप लोगों ने किया है तो ड्राइंग से आपका कैपिटल कम हो गया होगा। ड्राइंग्स आपने 50,000, आपने 50,000 और आपने भी 50,000 की ड्राइंग्स की है। तो जरा बताओ ऐसा होने के बाद यहाँ यानी कि 31 मार्च 2014 को आपका कैपिटल का टू बैलेंस सीडी कितना हो गया? जरा बताओ कैपिटल कितना निकल के आ जाएगा? आओ चेक करते हैं यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस क्या निकल के आता है, क्योंकि 2 वर्षों की कहानी मेरे बच्चे। यहाँ से देख लो 5,25,000, 525 प्लस 56,000, तो ये 5,81,000 का अमाउंट आपका हो गया। 581 में 50,000 ड्राइंग्स का आपने हटा दिया तो 5,31,000 का अमाउंट यहाँ निकल के आ गया एक्स का। वाई का कितना बन रहा है? 462। 462 में हमने ये आ गया 462 मेरे बच्चे, तो 462 में 50 माइनस कर दो यानी कि ये जो कैपिटल बन गया वो 4,12,000। देखो मैं यहाँ लिखूँ चाहे ना लिखूँ, आप एग्जाम में पक्का लिख रहा है, ये प्रॉपर फॉर्मेट में हम काम करेंगे, ठीक है ना? और इनका आपका आ गया कितना? 3,57,000। 3,57,000 में से अगर मैं 50 को हटा दूं तो 3,07,000 का अमाउंट निकल के आ गया, ठीक है ना? ये लीजिए हमारा 1 साल का मेरे बच्चे अकाउंटिंग पूरा हो गया। अब हम सेकेंड ईयर में यहाँ पे एंट्री करेंगे। सेकेंड ईयर में तो जो 31 मार्च 2014 था, अब वो 1 अप्रैल 14 का यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा। कितना आएगा जरा बताओ? पहले का तो 5,31,000, दूसरे का 4,12,000 और तीसरे का आपका 3,07,000। लीजिए हमने अगले साल की एंट्री कर ली मेरे बच्चे। अब हमें क्या करना है जी? अब हमें इस साल की भी कहानी करनी है मेरे बच्चे। इस साल की कहानी करनी है। अगले साल में जो 2.5 लाख का प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके अंदर में क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पहले देना है, इस बात को ध्यान रखना, 5% रेट है और ये इंटरेस्ट हमेशा आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल में मिलता है। मेरे बच्चे इस बार ओपनिंग कैपिटल आपका इतना है, यानी कि 5,31,000 पे अगर हम 5% निकालते हैं तो यहाँ पे 26,550 का अमाउंट निकल के आ गया। 4,12,000 पे अगर हम 5% निकालते हैं तो ये 20,600 का अमाउंट निकल के आ गया। और वो 3,07,000 का अगर हम 5% निकालते हैं तो 15,350 का अमाउंट निकल के आ गया। जरा एक बार तीनों ऐड करना कितना हो गया? तो आपका 20,006 में इसको ऐड किया प्लस 26,550। मेरे बच्चे 62,500 का जो प्रॉफिट है वो हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2.5 लाख यानी कि 250 में अगर मैं इसको हटा दूं तो अभी और जो प्रॉफिट बच रहा है हमारे पास वो कितना बच गया यहाँ पे जी? आपका वो बच गया 1,87,500 का। फिर बच्चे ये 1,87,500 जो है वो प्रॉफिट रेशियो में आप दे दीजिए एज शेयर इन प्रॉफिट। आप ये जानते हो, फंडामेंटल में आप इसकी मास्टरी कर चुके हो। तो 1,87,500 डिवाइड बाई 10 और इनटू आपका 4, ये आ गया 75,000। और इन लोगों का आपका 3 है यानी कि इनका आ गया 56,250 का अमाउंट और यहाँ भी 56,250 का अमाउंट। ये लीजिए आपका ये काम पूरा हो गया। तो मेरे बच्चे बाई बैलेंस बीडी यहाँ चला गया, आपका ये चला गया। इस साल भी ड्राइंग्स हुआ है तो आप यहाँ पे लिखो 2 ड्राइंग्स।
जरा बताओ ड्राइंग्स कितना है, तो अगेन 50,000 ईच पर ईयर, 50 50 50। समझ लो मेरी बात ना, इसलिए मैंने वो 30 वाले को भी 2 पार्ट में कर दिया, क्योंकि वहाँ तो इकट्ठा दिखा सकते थे, बट यहाँ पे 2 पार्ट में करना ही है अगले साल के ओपनिंग कैपिटल को जानने के लिए, जिस पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो आओ ना, टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आता है इनका, वो 531 का अमाउंट प्लस 26,550 प्लस 75,000, और इसमें से माइनस कर दो अगर मैं 50,000, तो इनका अमाउंट आ गया 5,82,550 का अमाउंट आपका। अगर मैं इनका देखूं वाई का 4,12,000 प्लस 20,600 और प्लस 56,250 का अमाउंट, इसमें से 50,000 को अगर आप हटा दें तो मेरे बच्चे 4,38,850 का अमाउंट आपका। और यहाँ पे 3,07,000 प्लस आपका 15,350 का अमाउंट प्लस 56,250 का अमाउंट, इसमें से 50,000 को हटा दें 50,000 को, तो ये आ रहा है 3,28,600 का अमाउंट। लीजिए हमने कैपिटल को पता कर लिया। जिस दिन फर्म डिजोल्व हो रही है मेरे बच्चे, उस दिन कैपिटल पता चल गया। अब आपको एक ही काम करना है, यहाँ पे अब हमें आज का एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने तक की तो बात मैं कर दूंगा, उसके आगे काम आपने खुद करना है 31 मार्च 2015 को। सर जब हमें ही करना तो ये भी छोड़ दो, हम खुद कर लेंगे ना बच्चे ना, ये तो कराऊंगा, मुझे भी तो प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है, मैं भी तो कुछ करना चाहता हूँ। 1,20,000 ये आपका क्रेडिटर्स हो गया। और जो हमारा कैपिटल अकाउंट निकल के आया यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट XYZ का, उसमें X का कितना जी 582,550 का अमाउंट, Y का 438,850 का अमाउंट, और Z का मेरे बच्चे 328,600 का अमाउंट आपका। बस यहाँ पे कोई कैश का बैलेंस आपको अलग से नहीं बता रहा है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो आपका एसेट्स हो जाएगा। बताओ कितना, तो 328,600 का अमाउंट, 438,850 का अमाउंट प्लस 582,550 का अमाउंट एंड प्लस 1,20,000, तो ये अमाउंट आ गया 14,70,000 का। आप यहाँ पे 14,70,000 आप यहाँ लिखेंगे और फिर आपका ये अमाउंट यहाँ पे आके टैली कर जाएगा, बात खत्म हो गई। तो दिस इज द वे टू सोल्व द क्वेश्चन। इसके आगे जो है मेरे बच्चे आप वो काम कर जाएंगे, यानी कि रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट बनाना, मुझे विश्वास है। लीजिए सारे कॉन्सेप्ट मैंने खत्म कर दिए। नीचे में कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस और हैं जो आप खुद करेंगे, लेकिन हाँ थ्योरी समझाना मेरा फर्ज है मेरे बच्चे, थ्योरी मैं कराऊंगा। तो जल्दी से इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में आप आ जाओ, जल्दी से देखो जहाँ पे यहाँ पे इस चैप्टर का फर्स्ट पेज शुरू हो रहा है, आप वहाँ पे आइए और वहाँ पे मैं कुछ आपको समझाऊं। कुछ बातें मैं पहले ही समझा चुका हूँ, कुछ बातें और समझा दूँ, बात खत्म हो जाएगी। देखो ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में एक है आपका मीनिंग में 2 वर्ड है, एक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब क्या, ये फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म ही खत्म हो गई। जब फर्म डिसॉल्व होगा मेरे बच्चे, उसके बाद फर्म का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पार्टनर साथ नहीं रहेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप अपने घर मैं अपने घर। लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब होता है एग्रीमेंट का डिसॉल्व होना। और एग्रीमेंट कब डिसॉल्व होगा, वो एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, वो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में। मतलब जब जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट रेशियो चेंज होगा, तब तब क्या होगा, यहाँ पे डिसॉल्व होगा। फर्म डेब्ट का मतलब क्या होता है, फर्म का कर्ज, फर्म की लायबिलिटी। ये देखो फर्म का डेब्ट है आपका, ये फर्म की लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में जितने भी लायबिलिटी आपको दिख जाएंगे वो सभी फर्म का डेब्ट यानी कर्ज होता है। लेकिन प्राइवेट डेब्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, प्राइवेट डेब्ट का मतलब होता है फर्म का नहीं, पार्टनर का कर्ज। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली वो आपके टॉपिक से रिलेवेंट नहीं रखता, क्योंकि बड़े होने के बाद आप सीखेंगे, बट फिर भी आपको थोड़ा समझाऊं। देखो एक्चुअली होता क्या है, आप बस सुनो, लिखना नहीं है मेरे बच्चे, लिखने वाली बातें हो चुकी हैं, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। पता क्या होता है, मान लो एक फर्म है और इस फर्म का बैलेंस शीट है। इस फर्म के जो एसेट्स है ना, वो मान लो आपके 5 लाख रुपए के,
सर हम भी लिखे नहीं बच्चे, बस सुनो मेरी बात। जो इनका कैपिटल है ए का और बी का, मान लो इनका कैपिटल 1 लाख है और इनका कैपिटल 50,000 है, तो टोटल कितना हो गया 150। अब यहाँ पे लाइबिलिटीज जो है, लाइबिलिटीज कितना हो गया 350। ये लाइबिलिटी किसके कहे जाएंगे, फर्म का, फर्म का डेप्ट है, ये फर्म का कर्ज है। हमारे देश में एक नियम है मेरे बच्चे, एक कानून है कि जब भी फर्म डिसॉल्व होगी तो पहले एसेट्स को बेचेगी और एसेट्स को सोल्ड करके जो भी पैसा आएगा, मान लो एसेट्स बेचकर हमारे पास 4 लाख रुपीज आ गए, 4 लाख रुपए, तो इस 4 लाख में पहले किसका पेमेंट करेगी, फर्म अपने डेप्ट का पेमेंट करेगी, कर्ज का पेमेंट करेगी, लायबिलिटी का पेमेंट करेगी। फर्म डेप्ट का पेमेंट होने के बाद कुछ पैसा बच गया तो पार्टनर्स लोन का पेमेंट किया जाएगा। पार्टनर्स लोन मतलब पार्टनर के जो लोन है, जो पार्टनर्स ने लोन दिया उनका पेमेंट किया जाएगा, और फिर भी कुछ पैसा बच गया तो पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। मैंने ये बातें आपको बताई हुई पहले से आपका। अब देखो यहां पे हमने क्या किया, 5 लाख में से इनको हमने 350 पे कर दिया, सॉरी कितने पे का 4 में पेमेंट आपका हो गया, ठीक है। लेकिन सोचो, आपके चैप्टर में नहीं है बट थ्योरी इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये एसेट्स जो है मान लो आपका 2 लाख में बिकेंगे, अगर ये एसेट्स मान लो 2 लाख में बिकेंगे, तो जरा बताओ 2 लाख से 3.5 लाख का पेमेंट हो पाएगा क्या? 2 लाख रुपए में से 3.5 का पेमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो पैसा कौन लेकर आएगा? पार्टनर्स को लाना होगा। पार्टनर क्या करेंगे मेरे बच्चे, ध्यान रखना, पार्टनर को क्या करना पड़ता है, अपने घर से पैसा लाना होता है लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मैंने आपको फंडामेंटल में समझाया है। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि अगर मान लो फर्म के एसेट्स को बेच के जो पैसा आएगा, अगर उसे फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट हो गया तो ठीक है, अगर पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो पार्टनर्स को घर से लाना पड़ेगा। सर पार्टनर ने मना कर दिया तो पता फिर क्या होगा, हमारे देश में क्या नियम है, अगर मना कर देगा पार्टनर, पार्टनर कौन है, ए एंड बी, तो मेरे बच्चे ए का जो प्राइवेट एसेट्स है ना, प्राइवेट एसेट्स मतलब घर की जो प्रॉपर्टी है उनको बेच दिया जाएगा, सोल्ड कर दिया जाएगा। उसमें से जो उनका प्राइवेट डेप्ट है, प्राइवेट डेप्ट मतलब उनके जो अपनी लायबिलिटी है, घर की लायबिलिटी, उसका पेमेंट किया जाएगा, और जितना भी पैसा बच जाएगा वो बिजनेस में आ जाएगा। ये रूल है हमारे देश में। आपको ज़्यादा नहीं समझना क्योंकि ये इनसॉल्वेंसी का केस होता है जो आपको बड़ा होकर पढ़ना है, बट क्योंकि ये शब्द आपके सिलेबस में दिया इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है। प्राइवेट डेप्ट का मतलब क्या होता है जी, पार्टनर्स का डेप्ट, पार्टनर का कर्ज। यानी कि अगर मान लो कल को फर्म का जो एसेट से बेचकर उतना पैसा लायबिलिटी पे करने का नहीं हो पाता तो पार्टनर को लाना पड़ेगा। अगर पार्टनर नहीं लाता मेरे बच्चे तो पार्टनर की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको बेच दी जाएगी, उसमें से जो उसका प्राइवेट डेप्ट है उसका पेमेंट किया जाएगा, बाकी पैसा बिजनेस में आएगा। सर नहीं आया तो वो बातें छोड़ो ना, मैं उतना भी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो बड़े बच्चों का काम है। मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वही बातें बता रहा हूँ जो मीनिंग का होता है। प्राइवेट डेप्ट का मतलब कि पार्टनर्स का पर्सनल डेप्ट। आई बात समझ में सर? हाँ सर, वही बात है यहाँ पे समझाया जा रहा है। मैं रिलेशन अकाउंट आप जानते ही हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है जानते हैं। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस बिटवीन आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म में जो डिसोल्यूशन होता है और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन में क्या फ़र्क है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं और कई बार बनेंगे। तो मेरे बच्चे एक डिफरेंस तो मैंने आपको पहले बता दिया कि फर्म का डिसोल्यूशन मतलब क्या, बिजनेस क्लोज कर देना, बिजनेस बंद हो जाना। लेकिन पार्टनरशिप का जब डिसोल्यूशन होता है तो बिजनेस क्लोज नहीं होता, एक नया एग्रीमेंट आता है। जरा पढ़ो पॉइंट 1 में क्या बता रहा है, पॉइंट 1 पढ़ेंगे। पहला मीनिंग आपका, इट मीन्स क्लोजर ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या बता रहा है, फर्म को क्लोज कर देना। एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स, यानी कि जो हमारे बीच का रिलेशन है वो हमेशा के लिए एंड हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे पार्टनरशिप का क्या बता रहा है, इट मीन्स चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। एंड नहीं, चेंज। तो चेंज कब होगा, जब हम यहाँ पे आपका जो हमारा पहले से रेशियो था वो चेंज हो जाए। यहाँ बिजनेस कंटिन्यू होता है मेरे बच्चे। आपका फर्म का जब डिसीजन होगा तो बिजनेस फिर आगे कंटिन्यू नहीं होगा, बट यहाँ पे बिजनेस अभी आगे चलेगा। सेकंड पढ़ना कि ये जो आपका डिसोल्यूशन है उसमें कोर्ट भी कभी कुछ बोल सकता है क्या, मैं आगे बताऊंगा। फर्म का जो डिसोल्यूशन होता है ना बच्चे, कभी कभी फर्म कोई ऐसा एक्टिविटी कर देता है जो बहुत अनलॉफुल है, गलत है, हमारे देश के कानून के विरुद्ध आपका है।
कभी कभी क्या होता है कि आपने जैसे सपोज कि किसी और देश से जो हमारा देश में बैन है उनसे बिजनेस करना आपने वहां से किया, कोर्ट कहता है भैया इनका बिजनेस बंद करो, ये गलत काम है। नीरव मोदी का आपने सुना होगा, नीरव मोदी ने क्या किया कि बहुत सारे गलत काम किए थे तो उनके बिजनेस को कोर्ट ने बोला कि बंद करो। तो फर्म का जो डिसोल्यूशन है इसमें कोर्ट भी इंटरवेन करती है कभी कभी, अभी आगे और समझाऊंगा। कोर्ट भी आके कभी कभी बोलते हैं भैया बिजनेस बंद करना। लेकिन बच्चे पार्टनरशिप का जो डिसीजन होता है ना एग्रीमेंट का, उसमें कोर्ट का क्या मतलब बनता है? वो तो हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मैं और आप चाहेंगे तो हम ठीक है जी रेशियो चेंज करेंगे, हम और आप चाहेंगे तो नया पार्टनर आएगा, हम चाहेंगे आप चाहेंगे तो रिटायरमेंट किसी का होगा, अदरवाइज नहीं कुछ होगा। तो कोर्ट का इंटरवेंशन फर्म के डिसीजन में होता है लेकिन पार्टनरशिप के डिसीजन में नहीं होता। पढ़ो ना पॉइंट नंबर 2 क्या बता रहा है। इट कैन बी कोर्ट, आपका जो फर्म का जो डिसीजन है ये वॉलंटरी भी हो सकता है एंड कोर्ट के द्वारा भी हो सकता है। लेकिन जो पार्टनरशिप का डिसीजन है मतलब एग्रीमेंट का, वो हमेशा वॉलंटरी होता है बच्चे, कोर्ट नहीं आता। बिजनेस कंटिन्यूएशन, फर्म का जब डिसीजन होगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा लेकिन पार्टनरशिप मतलब एग्रीमेंट का जब डिसीजन होगा तो फर्म बंद नहीं होता, फर्म तो चलते रहता है। इसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेरे बच्चे जब फर्म डिसॉल्व होता है तब तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज्ड हो गए, बंद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अगर एग्रीमेंट का डिसीजन होगा तो बिजनेस अकाउंट्स का भी हम मेंटेन करते हैं, है ना। एडमिशन हो गया किसी पार्टनर का तो क्या अकाउंट्स हम मेंटेन नहीं करते हैं, आगे करते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सेटलमेंट में मेरे बच्चे यहाँ पे आपका जब फर्म डिसॉल्व होगा तो हम क्या करेंगे, एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटी को पे करेंगे, काम खत्म करेंगे। लेकिन जब पार्टनरशिप का डिसीजन होता है तो हम एसेट्स बेचते नहीं है, हम रिवैल्यू करते हैं। याद कीजिए हमने उसको रिवैल्यू किया था वहाँ पे। और एक डिफरेंस आपका कहता है इफेक्ट क्या होगा जी, तो मेरे बच्चे अगर मान लो आपका इफेक्ट बता रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म डिसॉल्व हुआ तो एग्रीमेंट भी डिसॉल्व हो गया। ध्यान सुनना, लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या, फर्म जब डिसॉल्व हो गया तो एग्रीमेंट अपने आप खत्म हो गया। मैं और आप मिलकर काम कर रहे थे, हमने कहा कि फर्म बंद कर दो, तो जब फर्म बंद हो जाएगा मेरे बच्चे तो एग्रीमेंट भी तो हमारे बीच का खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा मतलब एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट खत्म होगा लेकिन फर्म बंद नहीं होता। और हाँ, एक जो मैंने यहाँ नहीं लिखा आप लिख सकते हैं कि जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, और जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है मेरे बच्चे मतलब एग्रीमेंट, तो हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। लिख लो यहाँ पे, मैंने नहीं लिखा है, आप खुद लिख लो 7वां पॉइंट कि इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। और आपका पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन में क्या बोलेंगे, वी प्रिपेयर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 6-7 डिफरेंसेज है, काफ़ी आपके लिए। लो आ ही गया, अगला पॉइंट पढ़ेंगे आप। अगला, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मोड क्या है, मतलब फर्म जो डिसॉल्व होगा वो कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन से तरीका है। तो पहला तरीका कहता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। मेरे बच्चे मैंने और आपने बोला कि भैया हम लोग बिजनेस आगे नहीं करेंगे, जैसे देखा आपने बिजनेस में लॉस हो रहा है जी, हमने कहा कि नहीं करना, बिजनेस बंद कर दो। तो म्यूचुअली एग्रीमेंट करके भी हम बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं, बंद करना बात करके। दूसरा कहता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी कब होगा मैं आपको बताता हूँ। कंपल्सरी मतलब करना ही करना है मेरे बच्चे। एक होता है कि अगर आपका जो बिजनेस है, जो आप काम कर रहे हो वही अनलॉफुल हो गया। मैंने आपने मिलके एक कोकीन बेचने का, ड्रग्स बेचने का पार्टनरशिप शुरू किया था कि चलो ड्रग्स बेचते हैं, और अच्छा पार्टनरशिप चल रहा था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये तो अनलॉफुल है, ये तो गलत है, तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। कंपल्सरी डिसीजन, अदरवाइज चलो जेल चलते हैं, वहां भी पार्टनरशिप करेंगे, करना होगा ना मेरे बच्चे। तो इसमें आपका कहते हैं अनलॉफुल आपका हो गया। कभी कभी अमेरिका क्या करता है, जैसे किसी देश पे प्रतिबंध लगा दिया, सैंक्शन लगा दिया कि भैया यहाँ से आप सामान नहीं ले सकते। तो अगर मान लो उस देश से कोई पार्टनरशिप हम सामान ले रहा होगा तो हम नहीं ले सकता, अनलॉफुल हो गया, कंपल्सरी डिसीजन करना पड़ेगा। या फिर मान लो 2 पार्टनर हैं और इसमें से कोई एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया, इनसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया, तो एक से पार्टनरशिप थोड़ी चलता है, फर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। देखो ना कंपल्सरी में क्या बता रहे, 2 रीजन है जी, व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन इनसॉल्वेंट हो गया, या तो सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए,
सारे पार्टनर्स दोनों इंसॉल्वेंट हो गए, या एक को छोड़ के बाकी सब, जैसे मान लो 3 पार्टनर है, 3 में 2 इंसॉल्वेंट हो गया, तो एक मतलब एक आदमी कभी पार्टनरशिप नहीं चला सकता। तो कभी भी लगता है कि यार एक बच गया तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर ए बी सी था और सी सिर्फ इंसॉल्वेंट हुआ है तो पार्टनरशिप चलेगा। लेकिन मेरे बच्चे अगर 2 लोग खत्म हो गए तो फिर क्या, पार्टनरशिप बंद करना पड़ेगा। कंपल्सरी डिसोल्यूशन आपका होता है, करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा कहता है बाय नोटिस। अगर मान लो पार्टनरशिप विल पे है, पार्टनरशिप विल का मतलब होता है कि पहले ही एग्रीमेंट है जी भैया कि देखो हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन अगर जब भी मेरी इच्छा हो जाएगी एक नोटिस दे के मैं पार्टनरशिप से निकल जाऊंगा, एक नोटिस दे के पार्टनरशिप बंद कर दूंगा। मतलब मैंने आपसे कहा है कि चलो पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन मुझे जब भी मन करेगा तो मैं पार्टनरशिप एट विल है, जब चाहूंगा तो पार्टनरशिप बंद कर दूंगा, तो बंद करना पड़ेगा। ये कहता है आपका बाय नोटिस, पढ़ो ना कि पार्टनरशिप इज एट विल, विल मतलब विश पे होता है। फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स फॉर हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। अगर सारे पार्टनर्स मिलकर कहते हैं कि नहीं जी, या कोई एक पार्टनर नोटिस दे दिया तो फिर फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। चौथा बता रहा है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई एक ऐसा इवेंट हो जाए कि फर्म बंद करना पड़ जाए। जैसे कि कहता है कि ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म, हमने जब पार्टनरशिप शुरू किया था मेरे बच्चे तो हमने कहा था कि 20 वर्षों के लिए पार्टनरशिप चलेगा, बस उसके बाद नहीं। तो 20 साल खत्म हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो गया, वही कहता है एक्सपायरी ऑफ टर्म। ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर, अगर हमने पार्टनरशिप शुरू किया था किसी एक वेंचर, वेंचर मतलब काम के लिए, तो काम जैसे कंप्लीट हो गया पार्टनरशिप खत्म हो गया। डेथ ऑफ ए पार्टनर, मान लो 2 पार्टनर थे, एक आदमी मर गया तो पार्टनरशिप खत्म हो गया, कुछ इवेंट हो रहा है। या फिर एजुकेशन ऑफ ए पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, कोर्ट ने कह दिया भैया ये पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो फिर आपको फॉर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये वो है कोई हैपनिंग हो जाता है, कोई इवेंट का मतलब कोई हैपनिंग हो जाना, तो ऐसे अगर चीज़ होंगे तो भी फॉर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा। और 5वां आपको कहता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट भी आपका फॉर्म डिसॉल्व कर सकता है। कैसे कर सकता है जी, कब कब, अगर कोई आपका पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, अनसाउंड का मतलब कि पागल हो जाना, एक पार्टनर था दूसरा पार्टनर पागल हो गया, तो पागल के साथ बिजनेस कैसे करूंगा जी, कोर्ट ने कहा बंद करो, बंद करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर जो ए पार्टनर इज परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड, परमानेंटली किसी पार्टनर को बोल दिया गया कि आप इनके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारा देश है और एक मान लो आपका पाकिस्तान है, तो यहाँ पे मिस्टर ए था, यहाँ पे बी था, दोनों मिलके पार्टनरशिप कर रहे थे। हमारा देश कहता है कि नहीं जी, पाकिस्तान में जो लोग हैं हम उनके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। मान लो अगर ऐसा होता है तो फिर ये क्या हुआ, आपका कोर्ट ने कह दिया आपको बंद करना पड़ेगा। परमानेंटली इनकैपेसिटेड मतलब परमानेंटली उनका आपकी कैपेसिटी खत्म हो गई। अगर मान लो कोई पार्टनर गिल्टी फाउंड किया गया मिसकंडक्ट का, कोई उसने बिजनेस से चोरी कर लिया, पार्टनरशिप गुड फेथ में होता है, किसी ने चोरी कर लिया तो कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है जी कि आप बिजनेस बंद करो। और कोई अगर कानून है हमारे देश का जिसको आपका पार्टनरशिप कॉन्टिन्यूसली तोड़ रहा है, ड्रग्स में बिजनेस नहीं कर सकते आप, किए जा रहे हो, तो कोर्ट मना कर सकता है। और कोर्ट अगर चाहता है, देखता है कि आपका फर्म का डिसॉल्व करना जस्टिफाइड है किसी भी रीजन से, तो कर सकते हैं। मतलब ये वो तरीके हैं, ये मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट कहाँ कहाँ पे फर्म को बंद करने के लिए बोल सकता है मेरे बच्चे, है ना। एग्जाम में 1-2 पॉइंट पूछता है, आप देख लेंगे। इसके बाद आइए सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये मैंने आपको बताया है कई बार। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में मतलब जब फर्म डिसॉल्व होगा तो पहले हम एसेट्स को बेचेंगे और जो भी पैसा आएगा पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद कुछ पैसा बचेगा तो पार्टनर्स लोन का पेमेंट किया जाएगा, और पार्टनर्स लोन का पेमेंट करने के बाद कुछ पैसा बचेगा तो पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। एक वर्ड यहाँ पे आता है, एक वर्ड आता है आपका रिलेटिवली। रिलेटिवली क्या लिख रहा हूं मैं, एक मिनट, ये तो गंदा करते जा रहा है। एक वर्ड आता है बच्चे रिलेटिवली, TEBLY। मतलब सर मैं बताऊं, जैसे मान लो कि मेरे पास पैसा आया 5 लाख रुपए और क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है और बिल्स पेबल का पेमेंट करना है, इनको पे करना है मान लो आपका 8 लाख रुपए, इनको पे करना है मान लो 2 लाख रुपए। तो देखो लायबिलिटी है, इनका 10 लाख का पेमेंट करना है बट पैसे 5 लाख रुपए हैं, तो प्रोपोर्शनेटली रेटेवली हम क्या करेंगे, इनको पे करेंगे। मतलब 5 लाख 8-4 यानी कि 4 लाख इनको दे देंगे, 1 लाख इनको दे देंगे। रेटेवली होता प्रोपोर्शनेटली आपका। इनका पेमेंट करने के बाद कुछ पैसा बचेगा तो पार्टनर्स लोन का,
अब पार्टनर्स लोन में भी दो पार्टनर है, मान लो ए का भी लोन है, बी का भी लोन है, तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली पे करेंगे रेटेबली आपका। फिर कुछ पैसा बचेगा तो पार्टनर्स कैपिटल का, और इन सबका पेमेंट करने के बाद कुछ और भी पैसा बच गया तो वो पार्टनर्स कैपिटल को ही मिलेगा जी, प्रॉफिट रेशियो में, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, एक्स्ट्रा अमाउंट। देखो ना यहाँ पे बताया गया, वो कहता है एप्लीकेशनों पे आपका जो पैसा होगा उसमें क्या करेंगे, पहले फर्म डेब्ट का पेमेंट किया जाएगा जी, थर्ड पार्टी का मतलब बाहर वालों का, फिर ईच पार्टनर को दिया जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस यानी कि लोन, और फिर आपका कैपिटल के अकाउंट में कैपिटल का पैसा पे किया जाएगा, फिर भी कुछ पैसा बच गया तो पार्टनर्स को प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा। ये प्रॉफिट रेशियो का मतलब वही जो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होता है, वो भी हम उनके अकाउंट में ऐड करके उनको दे देते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर में आओ जरा वो भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फर्म XYZ वाज डिजॉल्व, ध्यान से सुनना, अब जो समझाया उसी पे क्वेश्चन आपका है। कहता है कि फर्म XYZ आपका डिजॉल्व हो गया 31 मार्च 2019 को। वाई कहता है कि भैया मेरा एक लोन है 25,000 का, वो पे कर दो मुझे बिफोर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वाई कहता है कि मैंने एक लोन दिया है, आप उसका पहले पेमेंट कर दो पार्टनर्स के किसी भी कैपिटल का पेमेंट करने के पहले। क्या वो जस्टिफाइड है? सर हाँ। 3 सीक्वेंस है मेरे बच्चे, एक तो आपका लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी मतलब बाहर वालों का, फिर पार्टनर्स लोन का पेमेंट करना आपने, और फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट करना है। तो यहाँ कहता है, वाई कहता है भैया हमने एक लोन दिया हुआ है, पहले मेरा पेमेंट करो फिर इनका पेमेंट करना, वो जस्टिफाइड है, वो सही है। पढ़ो ना क्या बता रहा है आपका, कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना फिर से। फर्म XYZ was dissolved on 31st March. Y demands his loan of 25,000 should be paid before payment of capital. But why XZ demand कि कैपिटल उनका पहले पेमेंट होना चाहिए? नहीं बच्चे, ये कौन पे करेगा आपका? यहाँ पे कौन सही है? Y सही है। ऐसा सेक्शन आपका 48 में लिखा हुआ है। सेक्शन 48 जो है ना बच्चे, वो सीक्वेंस आपको देता है कि इस सीक्वेंस में पेमेंट होना चाहिए। और 48 में भी अगर हम पूरी बात करें तो सेक्शन 48 सबसेक्शन बी है। यहाँ पे अगर पूरा लिखना है तो 48 सबसेक्शन बी लिख सकते हैं, एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलता है। बट आप छोटे बच्चे हैं, अगर सेक्शन आप नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। ऑल द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2019। वाई अ पार्टनर डिमांड that his loan of 80,000 should be paid before payment of Mrs. X loan। ध्यान से, Y कहता है कि भैया Mrs. X लोन, ये क्यों इतना ऐसा हो रहा है? एक लोन मेरे बच्चे यहाँ पे कहता है Mrs. X लोन है, और एक कहता है Y लोन है। ये कहता है कि मेरा पहले पेमेंट करो इनका पेमेंट करने के पहले। गलत है बच्चे। हमने बताया कि मिसेज यानी कि वाइफ का लोन जो है ना, आउटसाइड यानी कि थर्ड पार्टी की लायबिलिटी ट्रीट की जाती है, और पहले इनका पेमेंट होगा फिर इनका पेमेंट होगा। यही बात तो लिखना है। तो आप कुछ नई बात नहीं है, जो चीज़ हम आप जानते हैं वही बात आपका है। और ये सारी बातें कि जो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट होगा वो सेक्शन 48 के अंदर दिया हुआ है ना, वही बात है आपका। थर्ड में आप आइए, थर्ड क्वेश्चन में ABR पार्टनर्स रेशियो 3:2। मिसेज ए हैज गिवन अ लोन ऑफ 20,000 टू द फर्म। कोई मिसेज ए है मतलब पार्टनर की वाइफ, उसने एक लोन दिया है बच्चे, वो कितने का? 30,000 का। आगे पढ़ना। फर्म ऑल्सो टेकन ए लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम बी, मतलब एक बी का भी लोन है, बी लोन 10,000 का। बी लोन भी आपका 10,000 का है। अब कहता है यहाँ पे कि एसेट्स रियलाइज्ड हुआ है 25,000 में, 25,000 रुपये में आपका एसेट्स बिका है 25,000 में। कहता है कि जरा बताओ 25,000 में एसेट्स बिके, स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट विथ रीजन। बोलता बताओ क्या ऑर्डर होगा? तो कौन सी बात है, इस 25 में पहले हम इनका पेमेंट करेंगे जी, मिसेज एज लोन का, आउटसाइड वाले का, और क्योंकि पैसा यहीं पे खत्म होगा तो फिर आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा। समझ लो मेरी बात यहाँ पे। अगर ये मान लो 35 होता तो 30 के बाद आपको 5 मिलता, बट यहाँ कुछ नहीं तो खत्म। ऐसा सेक्शन किस में लिखा हुआ है? 48 के अंदर में, है ना। 48 में सीक्वेंस आपको दिया गया मेरे बच्चे, खत्म हो गया। वो प्राइवेट डेब्ट क्या होता है, फर्म डेब्ट क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। नीचे में इसके डिफरेंस से जरा वो भी देख ले, जरा सुनो ध्यान से, मैं आपको पहले समझा दूँ। फर्म डेब्ट जो होता है, फर्म का कर्ज, उसको फर्म पहले पे करती है,
है ना बच्चे। और फर्म डेप्ट का पेमेंट करने के लिए पहले वो अपने एसेट्स को यूज करेगी। आप देखो ये तो चीज़ हम जानते हैं। आपका पहला पॉइंट मीनिंग में फर्म डेप्ट मीन्स डेप्ट ओन बाय द फर्म, और प्राइवेट का मतलब क्या जी, डेप्ट ओन बाय पार्टनर। लायबिलिटी पॉइंट 2 पढ़ना, ऑल द पार्टनर्स आर ज्वाइंटली लायबल। जरा देखो मैं आपको कुछ दिखाऊं, यही देख लो आप मुझे बताओ इस लायबिलिटी का पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? फर्म की, साथ ही साथ पार्टनर्स की भी है, क्योंकि पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है बच्चे, फर्म में होती है ना। तो इस लायबिलिटी का पेमेंट करने की जिम्मेदारी फर्म का भी, पार्टनर का भी है। लेकिन कोई पार्टनर का अगर प्राइवेट डेप्ट है, अपने घर का डेप्ट है, तो उसके पेमेंट करने की जिम्मेदारी फर्म की नहीं होती, वो खुद उसको पे करना होता है। पढ़ो ना, कहता है कि आपका फर्म डेप्ट में ऑल द पार्टनर्स आर लायबल ज्वाइंटली एंड सेवरली टू द फर्म डेप्ट, लेकिन वहाँ कहता है कि भैया पर्सनल जो पार्टनर है वही उसके लिए जिम्मेदार आपका है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे, फर्म प्रॉपर्टी। फर्म प्रॉपर्टी जो यूज किया जाएगा किसके लिए? फर्म डेप्ट को सेटल करने के लिए, फर्म का कर्ज को। और आपका शेयर ऑफ, उधर पढ़ना, शेयर ऑफ कंसर्न पार्टनर इन एक्सेस ऑफ फर्म प्रॉपर्टी ओवर द फर्म डेप्ट कैन बी अप्लाइड फॉर डेप्ट। ये क्या बता रहा है आपका मेरे बच्चे? ये कह रहा है कि जो फर्म का आपका डेप्ट होगा, इसका पेमेंट करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी यूज की जाएगी। अगर इसकी प्रॉपर्टी कम पड़ती है तो पार्टनर्स को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पार्टनर का अगर कोई प्राइवेट डेप्ट है, उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी यूज की जाएगी, मतलब पार्टनर की। हाँ, अगर इनके एसेट्स बेच के लायबिलिटी पे करने के बाद ज़्यादा पैसा बचता है, तब यहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं, पहले नहीं। और आपका यहाँ पे आपका ये तो हो चुका हमारा, ये बता दिया मैंने। इसके बाद मेरे बच्चे अब आइए जरा एक, ये तो चीज़ें मैं समझा चुका हूँ आपको, एक डिफरेंस और बनता है। जरा 5वें क्वेश्चन के बाद, 5th क्वेश्चन के बाद एक और डिफरेंस आपके लिए है रिवोल्यूशन अकाउंट में और रियलाइजेशन अकाउंट में। जो रिवोल्यूशन अकाउंट हम पहले पढ़ चुके हैं और रियलाइजेशन अकाउंट जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेज है, इनमें क्या डिफरेंस है, तो हम आपको यहाँ पे पहले समझा दें, फिर आपको बुक से बताएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या फ़र्क है। जरा देखो यहाँ पे, ये हमारा एक तरफ हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, लिखना नहीं है आपको, ये आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट। जरा बताओ ये कब बनता है? तो ये बनता है मेरे बच्चे ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म जब डिसॉल्व होगा। और ये कब बनता है? जब डिसोल्यूशन होता है किसी का, एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप का। एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया जी? पार्टनरशिप का। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा तो फिर हम बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के आप यहाँ पे डेबिट में सारे एसेट्स लिखते हैं, आप ऑल एसेट्स जो होता है उसको लिखा जाता है, और ऑल लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में उसको लिखते हैं, बट इसमें ऐसा काम नहीं करते। तीसरा, इसमें हम रियलाइज्ड वैल्यू को दिखाते हैं, रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स को और पेड अमाउंट ऑफ लायबिलिटी को। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं जी, जो आपका गेन होता है मेरे बच्चे या फिर लॉस होता है ऑन रिवोल्यूशन, वो दिखाते हैं। याद है ना, वही बात है जो पहले सब जानते हैं, उनको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे थोड़े हम आपका बेचना दिखाते हैं, कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ वो दिखाते हैं, जितने से बढ़ गया, जितने से घट गया, है ना बच्चे। चौथा डिफरेंस, 4th डिफरेंस आपका यहाँ पे आप देखो, इसमें हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आता है? प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन रियलाइजेशन। और यहाँ क्या निकल के आता है जी? प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, आपका रिवैल्यूएशन। ठीक है, 4 तो ये हो गए। इसके बाद 5वां और बताइए क्या करते हैं 5वां? तो आओ ना, मतलब ऐसे डिफरेंसेज आपके हैं, पढ़ लो जरा, यहाँ पे वही बातें बता रहा है। रिवोल्यूशन में कहता है कि ये आपका इट रिकॉर्ड्स द इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी, और वहाँ पे रिलेशन के बारे में बात करता है। पर्पस का, ये सब बातें आप देख लोगे, मैंने इन्हीं बातों को यहाँ पे आपको समझाया हुआ है ना। थ्योरी में और कुछ नया तो होगा नहीं, और भी जितने पॉइंट्स आप बना सकते बनाइए, जितने पॉइंट्स निकल सकते हैं। और शायद अब थ्योरी में कुछ बचा नहीं मेरे बच्चे इस चैप्टर में। हाँ, आपको एक अच्छा वर्ड क्या मिला, सेक्शन 48, जिसके अंदर में आपको सीक्वेंस बताया गया है कि पेमेंट कैसे किया जाएगा। 48 में भी सेक्शन 48 सब सेक्शन बी में सीक्वेंस बताया गया है। एग्जाम में 48 लिखेंगे तो भी काम चलेगा, 48B लिखेंगे तो भी काम चलेगा। आई बात समझ में? सर हाँ मेरे बच्चे, आज का जो हमारा काम था इस चैप्टर का, वो प्रॉपर तरीके से एंड हुआ।
एक भी ऐसा पॉइंट नहीं बचा है जो आप नहीं जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, आपको बस उसको क्या करना, अप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आज क्लास को हम यही रोकते हैं मेरे बच्चे, अगली क्लास में जब मिलूंगा नए चैप्टर के साथ, डेथ यानी कि ये बुक हमारा पूरा खत्म हो गया आपका, हम अगले चैप्टर में नए चैप्टर लेके चलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपका शुरू करेंगे हम आपका यहाँ पे इशू ऑफ ना वो स्टार्ट कर लें, चलो ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, और इशू शेयर्स की क्या क्या कहानी होगी, कैसे कैसे होगी, हम देखेंगे अगली क्लास में। तो मैं अभी इशू ऑफ शेयर्स को भी नहीं बोलता, क्योंकि देखता हूँ कि कौन सा क्लास मुझे अच्छा लगता है, उसी पे मैं रिकॉर्ड करूँगा और आपके पास भेजूंगा। तब तक आप सबको मस्ती करना है, बाय 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 टाटा। बुक में जितने सारे क्वेश्चन बच गए मेरे बच्चे, वो सारे क्वेश्चन आपको कर जाने हैं, सभी बनेगा, कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप मुझे फ़ोन कर लेंगे, मैं हमेशा आपके लिए हूँ, हमेशा आपके लिए हूँ। आप सबको PDF से दिक्कत हो रही है बच्चे कोई, अगर मेरे जो लेक्चर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेगुलर क्लास का हो, चाहे वो आपका रिवीजन क्लास का हो, अगर आपको मेरे PDF से पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है, तो मेरे बच्चे इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आप उन पे कॉल करके मेरी बुक, हार्ड बुक मंगा सकते हैं, 11 क्लास 12 क्लास। इस बुक को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं या आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, सबको मैंने कवर किया है। आपके जो TS गिरवाल जो आपके स्कूल में चलते हैं, DK गोयल जी का बुक चलता है, उनके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे बच्चे, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। क्या थ्योरी, क्या प्रैक्टिकल, जो भी सैम्पल पेपर आपके एग्जाम के टाइम पे आपको रिविजन करना है, स्टडी करना है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव कवर्ड इन दिस बुक्स आपका। तो आप इससे स्टडी कीजिए और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आप चाहे तो इन नंबर पे कॉल करके अपने घर पे बाय कुरियर इस बुक को मंगा सकते हैं। मेरी टीम आपके पास इस बुक को पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएगी। मेरे बच्चे, जो रेगुलर क्लासेज आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं या ऐप पे देख रहे हैं, या फिर जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, उन सबको मैंने इन्हीं बुक से स्टडी किया, इन्हीं बुक से पढ़ाया एक्चुअली आपको। तो आप पढ़ें और इन्जॉय करें लाइफ को, और आप दूसरों से आगे रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों।